हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड आत्मनिर्भर भारत अभियान। जीएस पेपर 2 के अंदर ये गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस एम्ड एट डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, कुछ बातें यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा समझनी ज़रूरी है कि आत्मनिर्भर अभियान से रिलेटेड एक सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, दैट इज़ डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ आत्मनिर्भर अभियान, या फिर व्हाट इज़ द रोल ऑफ आत्मनिर्भर अभियान इन रिवाइविंग द इंडियन इकोनॉमी। प्लीज़ इसको आप नोट कर लीजिए। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक स्पीच दी थी। इसके मुख्य बिंदु क्या होते हैं? आत्मनिर्भर भारत अभियान यानी कि सेल्फ रिलिएंट इंडिया मूवमेंट। सेल्फ रिलिएंट का मतलब होता है किसी भी इकोनॉमी को या किसी भी कंट्री का खुद के पांव पर खड़ा होना। इसका सरासर यही मतलब है कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और उसे अपने गुड्स, अपनी चीज़ें, अपने इक्विपमेंट्स, अपने डिफेंस मैकेनिज़्म, सारी की सारी चीज़ें खुद से करनी चाहिए बजाय कि किसी भी तरीके का एक्सटर्नल सपोर्ट के। फ्रेंड्स, 5 पिलर्स की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही थी, जिसका हमने जिक्र हमारी एक वीडियो में किया है। यू कैन विजिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। 5 पिलर्स में इकोनॉमी का मतलब मैं आपको समझा दूँ। किसी भी कंट्री को ग्रोथ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उसकी इकोनॉमी, और इकोनॉमी सबसे ज़्यादा पैसे से आती है। क्योंकि लॉकडाउन के कारण सारी चीज़ें ठप है, सारी चीज़ें बंद हैं, तो जब इकोनॉमिक रिवाइवल की बात आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तभी आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। क्योंकि हमें पता है कि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कारण भारत पिछले कुछ सालों से थोड़ा सा डिप हो रहा है, खासकर डिमोनेटाइजेशन के बाद। लेकिन इससे जुड़ी कुछ रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किए हैं, जिसे हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, जो कि मैं अभी आपको बता दूं। सेकेंड चीज़ अभी हम डिस्कस करते हैं, जिसके बारे में है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जिस मेकनिज़म के तहत जहाँ पर काम होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी मेकनिज़म को करने का एक फ्रेमवर्क, एक लेआउट, एक मैप, जिसके तहत वो काम होता है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का मेकनिज़म, हम एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ अभी भी होनी बहुत सारी बाकी है, और ये भी एक पिलर माना जा रहा है, अहम कड़ी मानी जा रही है आत्मनिर्भर भारत बनने में। थर्ड चीज़ जो यहाँ पर निकल कर सामने आई है, दैट इज़ सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से करना, उसका कायदा, उसका तरीका। एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर ये मान लें कि अगर आप एक टीचर हैं, तो जब तक आप एक सिस्टम के तहत अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, अनइवनली उसको जाके किसी भी टाइम पे बोल देते हैं कि बेटा आप आ जाना, मैं आपको पढ़ाऊँगा किसी भी टाइम पे, तो फिर वो सही से पढ़ भी नहीं पाता, ना उसका इंटरेस्ट जगता है, ना उसका फोकस जगता है। तो सिस्टम बिल्ड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ थिंग इज़ वाइब्रेंट डेमोग्राफी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दैट वी आर द वर्ल्ड्स यंगेस्ट पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारे कंट्री में है। वी कैन यूज़ इट एज ए ह्यूमन रिसोर्स टू डेवलप आवर इकोनॉमी। फिफ्थ चीज़ है डिमांड। चूँकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे कंज्यूमर मार्केट भी सबसे बड़ा है। चाइना इसका मुख्य उदाहरण है कि वो ज़्यादातर लगभग $200 बिलियन का कारोबार इंडिया से करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि इंडिया में गुड्स की डिमांड कितनी है, खासकर क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी अर्न करने वाली मिडिल क्लास तमगा है हमारे कंट्री में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आपको समझनी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चीज़ निकल कर सामने आई है आत्मनिर्भर अभियान के तहत, कि स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज रिलीज़ किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से 20 लाख करोड़ रुपए का, जो कि 10% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी है। इसके बारे में हमने आपको बताया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ ही पैकेज वेरियस सेक्शंस को दिया गया है, जिसमें एमएसएमईज, लेबरर्स, मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्री या जितने भी इंडस्ट्रीज़ या सेक्शंस है जो इकोनॉमी में ड्रिवन करने में काम करते हैं, उनमें कई सारी घोषणाएँ भी हुई हैं, जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। अनदर थिंग दैट इज़ बीन डिस्कस्ड हेयर इज़ बोल्ड रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट ने कई सारे अहम कदम लिए हैं, जो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि ये कैसे रिवाइव करने में, इकोनॉमी में हेल्प करेगी। इट इज़ टाइम टू बिकम वोकल फॉर आवर लोकल प्रोडक्ट्स एंड मेक देम ग्लोबल। यहाँ पर आपको एक बात समझनी ज़रूरी है कि चूँकि इस ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था,
तो उन्होंने एक बात भी कही थी कि वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल का मतलब होता है कि किसी भी गुड्स को लोकली अवेल करना। जैसे आप अगर मान लीजिए अभी जैसे पूरे इंडिया के अंदर लॉकडाउन है, किसी स्टेट के अंदर कोई सामान आपको लेना है तो पर्टिकुलरली वो सामान आपको इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि वो स्टेट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि सारी बॉर्डर्स लगभग सील है, कोई इंटर स्टेट व्यापार नहीं हो रहा है, तो जिसके कारण आपको ये समझना पड़ेगा कि लोकल प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे दैट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत क्या क्या घोषणाएं हुई हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता दूं। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पैकेज के तहत ₹1.70 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फॉर द पुअर टू हेल्प देम टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, और ये किस तरीके से बांटे गए हैं उनका मैं आपको ब्यौरा दे देता हूँ। इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹50 लाख पर हेल्थ वर्कर। हर हेल्थ वर्कर यानी कि हर स्वास्थ्य कर्मी को 50 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। 80 करोड़ पुअर पीपल गिवन बेनिफिट ऑफ 5 kg वीट और राइस पर पर्सन फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 kg चावल या फिर गेहूँ अगले 3 महीने तक फ्री में मिलेगा। 1 kg पल्सेस फॉर ईच हाउस होल्ड फॉर फ्री एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। 1 kg दाल भी मिलेगी हर घर को फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, यानी कि हर 3 महीने में अगले 3 महीने में 1 kg दाल फ्री मिलेगी। 20 करोड़ वुमेन जनधन अकाउंट होल्डर्स गेट ₹500 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। 20 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स, जो कि जनधन अकाउंट योजना जब चालू हुई थी उसके तहत जिनके अकाउंट्स है, उसके तहत हर व्यक्ति को ₹500 मिलेंगे, जिसकी सेकंड किस्त भी दी जा चुकी है। वो हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, अगर नहीं देखा हो तो आप उसको देखें। इसके अलावा गैस सिलेंडर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे 8 करोड़ लोगों को। गैस सिलेंडर्स फ्री मिलेंगे प्रोवाइडेड टू 8 करोड़ पुअर फैमिलीज फॉर 3 मंथ्स, अगले 3 महीने तक। इंक्रीज इन मनरेगा वेज टू ₹2,002 ए डे फ्रॉम ₹182 टू बेनिफिट द 13.62 करोड़ फैमिलीज। जो मज़दूर हैं जो मनरेगा के तहत काम करते हैं, उनकी जो वेजेस रेट है जो 182 करके थी हर दिन, जो मेहनताना था, उसे 202 कर दिया गया है 182 से। ये इंपॉर्टेंटली नोट करिएगा। एक्स ग्रेटिया ऑफ ₹1,000 टू 3 करोड़ पुअर सिटीजन, पुअर विडोज एंड पुअर दिव्यांग। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो विधवाएं हैं और जो दिव्यांग हैं, उनको जो 3 करोड़ की राशि मिल रही थी, 1,000 से 3 करोड़ तक कर दिया गया। मतलब 1,000 करोड़ रुपए जो उनको बांटे जा रहे थे टोटल पैकेज के अंदर, उन्हें 3 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। और प्रत्येक को अगर 1,000 रुपये मिलते थे तो उन्हें 3,000 रुपये अब से मिलेंगे। इसका इकोनॉमी पे कैसे फ़र्क पड़ सकता है आप समझिए। देखिए, पिछले 3 महीने से लगभग, अभी 4th लॉकडाउन भी चालू होने वाला है, तो पिछले 3 महीने से सारे कामकाज सब कुछ बंद है। सबको खाने पीने का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इवन जो डेली वेजेस वर्कर हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, खासकर वर्कर्स को जो डेली कमा के खाते हैं, या फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेज वाले जो ऑनलाइन काम भी नहीं कर सकते, जिनका काम ही ऑफलाइन है, तो उनको भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जो घोषणाएँ की गई हैं, खासकर इंश्योरेंस कवर देने की बात की गई है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त गेहूँ देने की बात की गई है, दाल देने की बात की गई है, गैस सिलेंडर देने की बात की गई है, मेहनताना बढ़ाने की बात की गई है, पुअर सिटीजन्स को बात की। तो जब आप इस तरीके की घोषणाएं करते हैं तो इससे एक ही चीज़ होती है कि आप उस सामने वाले व्यक्ति को कुछ महीनों के लिए कुछ रिलीफ दे रहे हैं, ताकि वो उस रिलीफ का फ़ायदा उठा के अपनी जो बेसिक इनकम है उसको रिवाइव कर सके फिर से, और उसको कोई तकलीफ़ ना झेलनी पड़े। फ्रेंड्स, और क्या योजना के तहत घोषणाएं हुए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत फ्रंट लोडेड ₹2,000 पेड टू फार्मर्स अंडर एग्जिस्टिंग PM किसान टू बेनिफिट 8.7 करोड़ फार्मर्स। 2,000 रुपये किसानों को किस्त जो मिलती थी, और 1,000 जो किस्त मिलती थी वो 2,000 मिल रही है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इसमें, तो वो मिलती रहेगी। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड अलाउड टू प्रोवाइड रिलीफ टू वर्कर्स। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वेलफेयर फंड का, उनको रिलीफ देने के लिए कहा गया है, वर्कर्स को ये दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। 24% ऑफ मंथली वेजेस टू बी क्रेडिटेड इनटू द PF अकाउंट्स फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर वेज अर्नर्स बिलो ₹15,000 पर मंथ इन बिजनेसेस हैविंग लेस देन 100 वर्कर्स। वो बिजनेसेस जिसमें 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं, जिनका मेहनताना 15,000 से कम है एक महीने का, उनको PF अकाउंट से 24% कट के जो कट जाता था वो मिलेगा अब उनको डायरेक्टली, जिससे उनकी जो सैलरी है एग्जिस्टिंग उसका ग्रोथ बढ़ेगा, वो ज़्यादा सैलरी काट कर ले जा पाएंगे।
फॉर इंस्टेंस आप इसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कि आपका अगर सैलरी 100 रुपया है, आपको 200 रुपये पीएफ कटता था और 800 रुपया हाथ में मिलता था, तो अब वो चीज़ कटेगी नहीं, आपको पूरा का पूरा 1000 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर निकल के सामने आई, 5 करोड़ वर्कर्स रजिस्टर्ड अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF टू गेट नॉन रिफंडेबल एडवांस ऑफ 75% ऑफ द अमाउंट और 3 months ऑफ वेजेस विच एवर इज़ लोअर। EPF के तहत जो एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड हैं उनको 75% का एडवांस वेज मिलेगा। नॉन रिफंडेबल एडवांस मतलब उनको 75, जो उनका मेहनत आना था उनका 75%, अगर 1000 मेहनत आना था तो 750 रुपये, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर 1000 रुपया मेहनत आना था तो 750 रुपया उनको एडवांस के तौर पे मिलेगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा, यानी उनको लौटाना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट दिया जाएगा उनके अकाउंट में। लिमिट ऑफ कोलेट्रल फ्री लेंडिंग टू बी इंक्रीज फ्रॉम 10 करोड़ टू 20 lakhs फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है जो 20-25 लोगों का किसी भी गाँव, किसी भी तमगे, किसी भी शहर के अंदर या छोटे छोटे पंथों में भी वो चीज़ रहती है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं जहाँ पर लोग खुद से पैसा इकट्ठा करते हैं किसी भी चीज़ का, और उससे वो ज़रूरतमंद जो चीज़ें होती हैं या किसी को कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो उससे खर्च करते हैं। तो यहाँ पर 10 लाख मिल रहे थे, वो 20 लाख तक बढ़ाने की बात की गई है वुमेन्स के लिए, जिसमें लगभग 6 करोड़ से ऊपर हाउस होल्ड्स हैं। ये आपको समझनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड टू बी यूज्ड फॉर सप्लीमेंटिंग एंड ऑगमेंटिंग फैसिलिटीज़ ऑफ मेडिकल टेस्टिंग। DMF जो है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो है, टू बी यूज्ड फॉर सप्लीमेंटिंग एंड ऑगमेंटिंग फैसिलिटीज़ ऑफ मेडिकल टेस्टिंग, यानी कि मेडिकल टेस्टिंग और स्क्रीनिंग करने के लिए इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को, जो सप्लीमेंट प्रोवाइड करेगी, जो दवाइयाँ प्रोवाइड करेगी, जो टेस्टिंग लैब्स प्रोवाइड करेगी, सारी चीज़ों को। फ्रेंड्स, इसके अलावा और क्या मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी मैं बता देता हूँ। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI रेज द वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट्स ऑफ स्टेट्स बाय 60% एंड इन्हेंस द ओवरड्राफ्ट ड्यूरेशन लिमिट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुरोध पर RBI ने कहा है कि स्टेट्स को जो वो एडवांस लिमिट्स देती थी, जो पैसा देती थी, उसे चुकाने की जो डेट है उसको 60% तक बढ़ाया गया है, यानी कि अगर वो 18 दिन बाद पैसे देते थे तो वह 72 दिन बाद पैसे देंगे। इसके अलावा इशूड ऑल द पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड्स टू ₹5 लाख इमीडिएटली बेनिफिटिंग। जो 5 लाख तक का इनकम टैक्स देते थे उनको रिफंड करने के लिए कहा गया है। लगभग 14 लाख टैक्स पेयर्स हैं, उनको डायरेक्टली उनके अकाउंट में मिलेगा। इम्प्लीमेंटेशन स्पेशल रिफंड एंड ड्रॉबैक डिस्पोजेबल ड्राइव फॉर ऑल पेंडिंग रिफंड एंड ड्रॉबैक क्लेम्स। स्पेशल रिफंड ड्रॉबैक डिस्पोजल ड्राइव सबको मिलने वाली है। स्पेशल रिफंड मिलने वाली है, ड्रॉबैक का फंड मिलने वाला है, पेंडिंग रिफंड, ड्रॉबैक क्लेम्स मिलने वाले हैं। बोथ द अबव मे अमाउंट टू ₹18 करोड़ ऑफ रिफंड। दोनों जो रिफंड किए जा रहे हैं वो लगभग 18 करोड़ के बुनियादी स्तर पर वो टोटल हो रहा है। सैंक्शन ₹15,000 करोड़ फॉर इमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्स पैकेज। इसके अलावा 15,000 करोड़ रुपए इमरजेंसी हेल्थ पैकेज को भी दिए जा रहे हैं। फ्रेंड, इससे सबसे बड़ा लाभ यही निकल कर सामने आएगा कि जैसे ही उनको उनका टैक्स वापस किया जाएगा तो उनके हाथ में पैसा होगा, उन्हें किस्त चुकाने की अभी जल्दी नहीं होगी। वो अपने बेनिफिट, जो अभी तमाम चीज़ें चल रही है स्टेट के अंदर, या फिर लोगों की जो चीज़ें चल रही है जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं, उनको कुछ महीने की राहत भी मिलेगी। और इसके अलावा कुछ राहत जो मिलने वाली है उनके बारे में भी तो आपको बता दूँ। प्रोवाइडेड रिलैक्सेशन इन स्टैट्यूटरी एंड कॉम्प्लायंस मैटर्स, एक्सटेंडिंग लास्ट डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न टू जून 30, 2020। जो टैक्स रिटर्न भरने की डेट है उसको बढ़ाकर जून 30, 2020 कर दिया गया है। मतलब जून तक आप लास्ट डेट होगी, जो कि पहले होती थी मई तक। एक्सटेंडिंग फिलिंग GST रिटर्न टू द एंड ऑफ जून। GST रिटर्न फाइल करने की जो डेट थी उसको भी बढ़ा दिया गया है जून का एंड तक। 24/7 कस्टम क्लियरेंस टिल 30 जून 2020। कस्टम क्लियरेंस जो है उसको 24/7 किया गया, मतलब हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे। रिलैक्सेशन फॉर 3 months फॉर डेबिट कार्ड होल्डर्स टू विदड्रॉ कैश फ्री फ्रॉम एनी ATMs। 3 महीने तक डेबिट कार्ड होल्डर्स का जो चार्ज करता था, उसके तहत जो पैसे कटते थे पैसे निकालने पे, तो अब कोई चार्ज 3 महीने के तक नहीं कटेगा। अलाउइंग पेमेंट बिफोर 15 मई 2020 फॉर मोटर व्हीकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। 15 मई से पहले जिनका भी मोटरसाइकिल व्हीकल या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उनको 15 मई के पहले भी दे सकते हैं वो, या 15 मई के बाद दे सकते हैं। मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग्स एक्सटेंडेड बाय 60 days टिल 30 सितंबर।
जो बोर्ड मीटिंग्स होती है किसी भी कंपनी के अंदर, उसको बढ़ाकर 60 दिन का कर दिया गया है। 30 सितंबर को अब सारी बोर्ड मीटिंग्स होगी। अलाउइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस विद ई वोटिंग, और जितनी जनरल मीटिंग्स होती हैं उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया जाए, उसके लिए कोई पर्टिकुलरली अलग से चीज़ ना बने। फ्रेंड्स, नाउ यू नीड टू नो दैट मेजर्स टेकन बाय आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन से मेजर्स लिए हैं। रिडक्शन ऑफ कैश रिजर्व रेशियो हैज़ रिजल्टेड इन लिक्विडिटी इन्हांसमेंट ऑफ 1,37,000 करोड़। कैश रिजर्व रेशियो जो आरबीआई फिक्स करती है, एक सेंट्रल बैंक फिक्स करती है अपने स्टैट्यूटरी बैंक्स जो उसके बैंक्स होते हैं उसके अंडर में, उसके तहत जब उन्होंने इसको कम किया कैश रिजर्व रेशियो को, तो उसके तहत लिक्विडिटी इन्हांसमेंट यानी जो लिक्विडिटी कैश होता है, लिक्विडेटेड कैश होता है, यानी कि रोज़मर्रा में जो कैश यूज़ होता है, वो 1,37,000 करोड़ तक बढ़ा है। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशंस ऑफ ₹1,50 करोड़ फॉर फ्रेश डिप्लॉयमेंट इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यानी कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बनती हैं, कमर्शियल पेपर्स यानी ये सारे शेयर मार्केट की चीज़ें हैं। इसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यह समझनी ज़रूरी है कि अगर आप इन चीज़ों में हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स में हैं, आपका कमर्शियल पेपर है, आप नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का यूज़ करते हैं, तो इसके तहत एक फ्रेश डिप्लॉयमेंट, एक इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ₹1,50 करोड़ का। TLTRO ऑफ ₹50,000 करोड़ फॉर इन्वेस्टिंग देम इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर एंड अनकम्फर्टेबल कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ NBBCs एंड MFIs। 50,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है TLTRO का ग्रेड बॉन्ड्स के अंदर, कमर्शियल पेपर्स के अंदर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के अंदर। ये भी आपको समझना ज़रूरी है अगर आप इन क्षेत्रों में काम करते हैं। इंक्रीज द बैंक लिमिट्स फॉर बोरिंग ओवरनाइट अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बैंक लिमिट, जैसे किसी भी बैंक में लेकिन लिमिट निर्धारित की जाती है कि आप पर्टिकुलर इतना ही अमाउंट निकाल सकते हैं, 50,000 तक, 1,00,000 तक, जो भी, उसको बढ़ा दिया गया है। allowing the banking system to avail an additional ₹1,37 करोड़ of liquidity at the reduced MFF rate। और जो 1,37,000 करोड़ रुपए जो बचे थे उसे लिक्विडेट करने के लिए, बैंकों को सहायता प्रदान करने के लिए आरबीआई देने वाली है, जिसके तहत कैश की कोई समस्या ना हो। इसके अलावा और क्या मेजर्स लिए गए हैं आरबीआई के द्वारा। अनाउंस स्पेशल रिफिडेंस फैसिलिटीज़ टू नाबार्ड, सिडबी एंड एनएचबी ऑफ ए टोटल अमाउंट ऑफ 50,000 करोड़ एट पॉलिसी रिपोर्टेड। नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी के तहत जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, जो इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर आती है, उनको असिस्टेंस के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे रेपो रेट के तहत। अनाउंस द ओपनिंग ऑफ ए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ ₹50,000 फॉर म्यूचुअल फंड्स टू एलिवेट इंटेंसिफाइड लिक्विडिटी प्रेशर्स। 50,000 करोड़ तक का स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी भी दी जाएगी म्यूचुअल फंड्स होल्डर को, उस सिस्टम को। मोरेटोरियम ऑफ 3 months ऑन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म्स लोन्स। 3 month तक पेमेंट होने वाले जो इंस्टॉलमेंट्स है उनको अभी फ़िलहाल के लिए रोका गया है। और इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि रोज़मर्रा में जो आपको कैश चाहिए होता है, उस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए इस चीज़ को रोका गया है। ईजिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग बाय रिड्यूसिंग मार्जिन। वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए और उसके फाइनेंस को बढ़ाने के लिए कि आपको व्यापार करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप किसी भी सेक्टर में हो, तो इसके लिए मार्जिनों को कम किया गया है। फॉर लोन्स ऑफ बाय NBFCs टू कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर, एडिशनल टाइम ऑफ 1 year हैज़ बीन गिवन फॉर एक्सटेंशन ऑफ द डेट फॉर कमेंसमेंट फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस। जो भी पर्टिकुलरली आपका NBFCs के तहत लोन्स दिए जा रहे थे, उनको पे करने की जो टाइम है उसको 1 year और बढ़ा दिया गया है, ताकि कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो सके अंडर DCCO। सबसे बड़ा फ़ायदा यही निकल के आएगा कि जैसे ही लोगों की किस्त देना बंद होगी, लोगों को रिफॉर्म्स मिलेगा, लिक्विडेटेड कैश मिलेगा, तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी अपना व्यापार करने में। वो ट्रेड जो भी करते हैं या फिर शेयर मार्केट के अंदर जिनका पैसा है, जिनका लोन है, जो बकाया लोन के तहत अपने काम कर रहे थे, उनको जो 3 महीने की किस्त की छूट मिली है, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इकोनॉमी को, जिससे उनकी सेविंग्स बढ़ेगी। ऑब्वियसली सेविंग्स बढ़ाना भी सबसे बड़ा काम है। और दूसरी चीज़ जो आपका इससे निकल कर सामने आ रही है कि जैसे ही इनकम टैक्स का रिफंड डेट बढ़ जा रही है, तो लोगों की लाइबिलिटी यानी कि जो पे करने की जो एक ललक होती है, जो किसी भी सेक्टर में जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको फ़ायदामंद करेगी, क्योंकि उससे उनका पैसा बचेगा और अल्टीमेटली वो 3 महीने के लिए डीले होगा।
फ्रेंड्स, इसके अलावा हम लोग अभी बात करेंगे कि बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमई के तहत क्या क्या चीज़ों को यहाँ पर लाया गया है। एमएसएमई का डेफिनेशन भी चेंज हुआ है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल समझते हैं कि क्या क्या दिए गए हैं एमएसएमई के अंदर। ₹3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई। 3 लाख करोड़ का कोलेट्रल लोन दिया जा रहा है बिना किसी सिक्योरिटी के, इंक्लूडिंग एमएसएमई। ₹20 करोड़ सब ऑर्डिनेट डेप्थ फॉर एमएसएमईज। 20,000 करोड़ सब ऑर्डिनेट डेप्थ भी दिया जा रहा है एमएसएमई के तहत। तो ₹50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन थ्रू एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स। 50,000 करोड़ का इक्विटी भी दी जा रही है। न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज को लाया गया है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ग्लोबल लीडर टू डिसअलाउड अप टू ₹20 करोड़। अदर इंटरवेंशंस फॉर एमएसएमईज ₹25 करोड़। सीपीएफ सपोर्ट फॉर बिजनेसेस 25 करोड़ तक का एफईएफ सपोर्ट भी दिया जा रहा है। इसके अलावा एफईएफ कंट्रीब्यूशन रिड्यूस्ड फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 मंथ ₹6,750 करोड़। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को भी रिड्यूस किया गया है बिजनेस और वर्कर्स के लिए, जिससे उनके उस हाथ में सैलरी मिल सके। ₹30,000 करोड़ लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर एनबीएफसीज, एचसीज, एमएसआई फीस जो भी हैं उनको लिक्विडिटी फैसिलिटीज़ के तहत 30,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पार्शियल क्रेडिट गारंटीड स्कीम दो पॉइंट एनबीएफसीज के तहत जो आती हैं उनको भी मिलेंगे। ₹90,000 करोड़ लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कॉम्स के तहत जो इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं उनको लिक्विडिटी का इंजेक्शन मिल रहा है, यानी कि उनके इकोनॉमी के अंदर 90,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी रिलीफ मिलने वाली है। एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट ऑफ रियल एस्टेट प्रोडक्ट, जो रियल एस्टेट का काम करते हैं उनको रजिस्ट्रेशन की डेट भी बढ़ाई गई है, रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट का भी। ₹50,000 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू टीडीएस टीसीएस रिडक्शन, टीडीएस और टीसीएस के रेट्स भी काटे गए हैं ताकि लिक्विडिटी मेजर्स में टैक्स भरने की रेट को कम किया जा सके। इसके अलावा भी बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स मेजर्स भी हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में। फर्स्ट चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट ₹3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेसेस इंक्लूडिंग MSMEs. Businesses MSMEs have been badly hit due to COVID-19, need additional funding to meet operational liabilities built up by raw material and restart businesses. MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो होती हैं जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम, न्यू डेफिनेशन के बारे में भी आपको बताएंगे, वो कोविड-19 के कारण बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्टेड हुई हैं और उनको बूस्ट अप करने के लिए कई सारे मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। उनके बारे में हम बात करते हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू बिजनेसेस from banks and NBFCs up to 20% of entire outstanding credit as on 29/2/2020। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन को बढ़ा दिया गया है, यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी बिज़नेस को जब आप लेते हैं, मतलब चालू करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास अगर फंड नहीं होता तो आप उस क्रेडिट पे वो करते हैं। तो इसके तहत 20% की एंटायर आउटस्टैंडिंग को बढ़ाया गया है 29 तारीख को फ्रॉम बैंक्स। और इसके कारण क्या होगा कि बोरोवर्स विल विथ अप टू ₹25 करोड़ आउटस्टैंडिंग एंड ₹100 करोड़ आउटस्टैंडिंग टर्नओवर आर एलिजिबल। मतलब जो 25 करोड़ तक का धंधा करते हैं, मतलब जिनका आउटस्टैंडिंग, जिनका बकाया है कर्जा, 25 करोड़ तक का कर्जा बाकी है और ₹20 करोड़ तक का टर्नओवर, 100 करोड़ तक का टर्नओवर है, वो लोन्स लेने के लिए, वो इमरजेंसी लोन्स क्रेडिट लोन लेने के लिए एलिजिबल है। लोन्स टू हैव 4-year tenure विथ मोरेटोरियम ऑफ 12 months प्रिंसिपल रीपेमेंट। लोन्स जो है वो 4 साल तक की होंगी। मोरेटोरियम मेजर्स दिए जा रहे हैं जिसके कारण उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो पर्टिकुलर लोन का होता है जिसके अंदर इंटरेस्ट लगता है वो भी पेमेंट करने की बात होगी। इंटरेस्ट टू बी कैप्ड, इंटरेस्ट को हटा दिया जा सकता है, ऐसी बात चल रही है। 100% क्रेडिट गारंटी कवर टू बैंक्स एंड NBFCs ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। 100% की क्रेडिट गारंटी कवर दिया जाएगा बैंक को, NBFCs को ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों पे। स्कीम कैन बी अवेल्ड टिल 31 अक्टूबर 2020। जो स्कीम जो है, इसको आप ध्यान से नोट करिएगा, ये स्कीम जो है वो 31 अक्टूबर 2020 तक ही आप अवेल कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। नो गारंटी फ़ी, नो फ्रेश कोलेट्रल, आपको गिरवी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बिना किसी गिरवी रखने की चीज़ें के बिना, नो फ्रेश कोलेट्रल, कोई गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से लोन निकाल सकते हैं। 45 लाख यूनिट्स कैन बी रिज्यूम बिजनेस एक्टिविटी एंड सेफगार्ड्स ऑफ। यहाँ पर ये माना जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि 45 लाख यूनिट तक
का बिजनेस जो है एक्टिविटी वो फिर से चालू की जा सकती है और कई जॉब को बचाया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे। ₹20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेब्ट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमईज। जो एमएसएमई कर्जे के दौर से गुजर रही थी, जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, स्ट्रेस्ड एमएसएमईज नीड इक्विटी सपोर्ट। इनको इक्विटी लेने की ज़रूरत थी, इनको इन्वेस्टर चाहिए थे जो इनका कर्जा चुका सके। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल फैसिलिटेट प्रोविजन ऑफ ₹20,000 करोड़ एज सबऑर्डिनेट डेब्ट। 20,000 करोड़ रुपए जो है वो गवर्नमेंट एमएसएमई को देगी, जिसके कारण जो स्ट्रेस्ड एमएसएमईज है, जहाँ पर पैसा तंगी हो रही थी, जो डूब रहे थे, उनको एक बूस्टअप मिल सके। ये आपको समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 2 लाख एमएसएमईज आर लाइकली टू बी बेनिफिट। गवर्नमेंट का मानना यह है कि वो 2 लाख एमएसएमईज यानी कि 2 लाख इंटरप्राइजेस एमएसएमईज के अंडर जो आते हैं वो इससे बेनिफिटेड होंगे। फंक्शनिंग एमएसएमईज विच आर एनपीए आर स्ट्रेस्ड विल बी एलिजिबल। जो भी एमएसएमईज अभी चल रही हैं और जो एनपीए के तहत भी आती हैं वो भी एलिजिबल होंगे इस चीज़ का लाभ उठाने में। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ए सपोर्ट ऑफ ₹4,000 करोड़ टू CGTMSE। इसके अलावा CGT जो क्रेडिट गारंटी सपोर्ट जो है वो बैंक को देने वाली है, ताकि 4,000 करोड़ रुपए जो उनको दिए जाए उससे एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाए उनको। Promoters of the MSME will be given debt by bank which will be lent by infused by promoter as equity in the unit। एमएसएमई का इससे प्रमोशन भी हो सकता है। प्रमोटर्स जो प्रमोट करते हैं एमएसएमई को, उनको बैंक के द्वारा भी कर्जा दिया जा सकेगा आराम से, विच विल देन बी इन्फ्यूज बाय प्रमोटर, जो प्रमोटर के द्वारा बाद में चुकाना पड़ेगा इक्विटी को। ये रिवाइवल का एक बात है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपका एक बिज़नेस है, बहुत दिनों से ठप पड़ा हुआ है। एक एक्सटर्नल आदमी आता है, बोलता है कि मैं आपका बिज़नेस लूँगा, मैं इसको रिवाइव करूँगा, मैं इसमें पैसा लगाऊंगा। तो अल्टीमेटली जब आपका बिज़नेस ग्रो हो जाएगा, तो ग्रो होने के बाद आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि जिसने उस समय पैसा लगाया था, इट इज़ जस्ट लाइक एन क्या बोल सकते हैं, जैसे कोई स्टार्टअप में किसी वेंचर कैपिटलिस्ट करता है कि मुझे बस रिटर्न चाहिए मैं आपका बिज़नेस में, या फिर कोई एंजल इन्वेस्टर है वो आपका आइडिया पे ट्रस्ट करता है। तो इसी तरीके से है कि आपका बिज़नेस को उसने ग्रो कराने में हेल्प किया और उसके बाद फिर बाद में चल के वो पैसा आपको उसको लौटाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, नाउ वी नीड टू नो अबाउट द थर्ड पॉइंट दैट ₹50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर एमएसएमईज थ्रू फंड ऑफ फंड्स। एमएसएमईज में शॉर्टेज ऑफ इक्विटी है, यहाँ पर लोग कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर कम है, इक्विटी होल्डर्स कम है। तो जिससे हो क्या रहा है कि फंड ऑफ फंड्स विद कॉर्पस ऑफ ₹10,000 करोड़ विल बी सेटअप। फंड्स के तहत जो फंड ऑफ फंड्स है, यानी कि फंड के तहत जो फंड बनाया जाता है, यानी मान लीजिए एक पर्टिकुलर क्या बोला जा सकता है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए कि एक घड़ा है, तो घड़े के अंदर पर्टिकुलरली मैंने सोशल फंडिंग कर ली कि मैंने बोला यहाँ पर आपको जितना मन है उतना आप डालिए, तो जिसके तहत लगभग 10,000 करोड़ रुपए का अनुमानित चीज़ जो है, जो पैसा जो है वो सेटअप किया जाएगा 10,000 करोड़ तक का, और उसको यूज़ किया जाएगा एमएसएमईज ग्रोथ के लिए, पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए और इसकी वायबिलिटी, यानी कि ये लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाए। FOF विल बी ऑपरेटेड थ्रू मदर फंड एंड फ्यू डॉटर फंड्स। मदर फंड और डॉटर फंड के तहत कुछ FOF जो है वो होंगे, जो औरतें होती हैं खासकर उनके पास कुछ फंड्स होते हैं जिनके तहत इनको उस पैसे को भी इसमें लाया जा सकता है। फंड स्ट्रक्चर विल हेल्प इन लेवरेज ₹50,000 करोड़ ऑफ फंड्स एट डॉटर फंड्स लेवल। जो फंड स्ट्रक्चर है वो लेवरेज करने में हेल्प करेगा, वो समांतर करने में हेल्प करेगा इस पूरे सिस्टम को एमएसएमई के। इसके अलावा विल हेल्प टू एक्सपेंड एमएसएमई साइज एज वेल एज कैपेसिटी। इसके अलावा ये बूस्टअप जो है अल्टीमेटली एमएसएमई जिस स्केल में काम करता है, स्केल को बढ़ाने में हेल्प करेगा। विल इनकरेज एमएसएमई टू गेट लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। ये स्टॉक एक्सचेंजेस में एमएसएमई के जो घटता हुआ ग्राफ था उसको फिर से रिवाइव करने में हेल्प करेगा, ताकि इन्वेस्टर्स जो है उनकी नज़र एमएसएमई में पड़े और इनकी एक ब्रॉड इमेज बन सके एमएसएमई की इन द स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड अप टू 20 करोड़। अक्सर ये देखा गया है कि भारतीय एमएसएमईज जो होते हैं वो फॉरेन कंपनीज से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन लेते हैं। इंडियन एमएसएमईज एंड अदर कंपनीज हैव ऑफन फेस अनफेयर कंपटीशन। बहुत ही अनफेयर कंपटीशन होता है क्योंकि ग्लोबल कंपनीज का टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास लेबर सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके पास इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एमएसएमई उनसे कम्पीट नहीं कर पाते, जिसके कारण 200 करोड़ तक का टेंडर जो है ग्लोबल टेंडर्स को डिसअलाउड कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। नेसेसरी अमेंडमेंट्स ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल विल बी अफेक्टेड। इसके कारण नेसेसरी अमेंडमेंट्स भी किए जाएंगे और ये सबसे बड़ा स्टेप होगा
सेल्फ रिलायंट इंडिया के तहत एंड सपोर्ट मेक इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया 2015 में बना था, उसके तहत भी ये बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है। दिस विल ऑल्सो हेल्प MSMEs टू इंक्रीज देयर बिजनेसेस, और ये ऑटोमेटिकली व्यापार बढ़ाने में हेल्प करेगा। खासकर ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लघु उद्योग करते हैं, जो छोटे कारोबारी हैं। छोटे कारोबारियों पे गवर्नमेंट की निगाह पहले से थी, और इस निर्णय के कारण वो और अच्छी होने वाली है। अदर इंटरवेंशंस फॉर MSMEs करंटली फेस प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग एंड लिक्विडिटी। मार्केटिंग का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता था MSMEs को। MSMEs के बारे में लोग जानते ही नहीं है। लिक्विडिटी का भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, कैश फ्लो जो रेगुलर बिजनेस में लगता है। ई मार्केट लिंकेज फॉर MSMEs टू बी प्रमोटेड एज एक्शन फॉर ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन। क्योंकि आज ई कॉमर्स का युग है, और ई मार्केट भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके तहत प्रोडक्ट्स बिकती हैं। तो MSME को लिंकेज किया जाएगा ई मार्केट के तहत, जिसके कारण वो अपना प्रोडक्ट्स वहाँ पर बेच सके। इसके अलावा फिनटेक विल बी यूज टू इन्हांस ट्रांजेक्शन बेस्ड लेंडिंग यूजिंग द डेटा जनरेटेड बाय ई मार्केट प्लेस। ई मार्केट प्लेस के तहत जो डेटा जनरेट किया गया है, उसमें फिनटेक नाम की एक कंपनी जो है वो ट्रांजेक्शन करने में हेल्प करेगी MSME की। Government has been continuously monitoring settlement of dues MSME vendors from government and central public sector undertakings। गवर्नमेंट कंटिन्यूसली ये मॉनिटर कर रहा है कि सेटलमेंट ऑफ ड्यूज़ कितने हैं, वेंडर्स जो भी हैं गवर्नमेंट के तहत वो काम कर रहे हैं MSMEs, उनके ड्यूज़ कितने हैं, उनके कर्ज कितने हैं, ये गवर्नमेंट कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही है। MSME रिसीवेबल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड CPSEs टू बी रिलीज इन 45 दिनों के अंदर जो रिसीवेबल्स है वो गवर्नमेंट और PCs के द्वारा रिलीज़ किए जाएंगी, पब्लिक सेक्टर के तहत और गवर्नमेंट के तहत ये दोनों चीज़ें रिलीज़ की जाएंगी। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे कि ₹2500 करोड़ EPF सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 more months। बिजनेसेस कंटिन्यू टू फेस फाइनेंशियल स्ट्रेस एज दे गेट बैक टू वर्क। चूँकि किसी के पास अभी पैसा नहीं है तो बिज़नेस कैसे चलेगा अल्टीमेटली, जिनका आप देख ही सकते हैं कि सारे काम ठप पड़े हुए हैं, कहीं भी काम नहीं चल रहा है, तो जिसके कारण क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा। तो अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 12% ऑफ एम्प्लॉयर एंड 12% ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर फंड वेयर मेड इनटू EPF अकाउंट्स ऑफ एलिजिबल इस्टेब्लिशमेंट। 12% तक एम्प्लॉयर को और 12% तक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को किया जाएगा EPF के तहत। जो मैंने आपको बताया था कि सैलरी के 1000 तक अगर रुपये हैं तो उसमें पर्टिकुलरली पैसा कटेगा नहीं, EPF के तहत वो आपको पूरी सैलरी मिलेगी। दिस वॉज प्रोवाइडेड अर्लियर फॉर सैलरी मंथ्स ऑफ मार्च अप्रैल मई 2020। ये पहले मार्च अप्रैल मई तक मिल रहा था। दिस सपोर्ट विल बी एक्सटेंडेड बाय 3 months, यानी कि गवर्नमेंट जो मार्च अप्रैल मई तक का टारगेट लेके चल रही थी उसको बढ़ाया गया है, जून जुलाई अगस्त तक ये फैसिलिटी मिलेगी। दिस विल प्रोवाइड लिक्विडिटी रिलीफ ऑफ ₹2500 करोड़ टू 3.67 लाख इस्टेब्लिशमेंट एंड फॉर 72.22 लाख एम्प्लॉयज़। 72 लाख एम्प्लॉय को इससे बेनिफिट होने वाला है, और सरकार का ये मानना है कि एक लिक्विडिटी रिलीफ होगा, एक पैसा का फ्लो बनेगा लोगों के पास 2500 करोड़ रुपये का, ये गवर्नमेंट का मानना है। इसके अलावा EPF कंट्रीब्यूशन रिड्यूस्ड फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 months ₹6750 करोड़ लिक्विडिटी सपोर्ट। EPF कंट्रीब्यूशन को रिड्यूस कर दिया गया है, बहुत ही कम कर दिया गया है। जो PF में पैसा कटता था उसको कम कर दिया गया है, जिससे होगा क्या कि बिजनेस नीड सपोर्ट टू रैंप अप प्रोडक्शन ओवर द नेक्स्ट क्वार्टर। तो बिजनेसेस को नेक्स्ट क्वार्टर के लिए बहुत पैसा चाहिए, अल्टीमेटली पैसा नहीं होगा तो ग्रो कैसे करेंगे, तो इसलिए इसको काटा गया है। सेविंग्स जिससे बढ़े और सैलरी ज़्यादातर ज़्यादा एम्प्लॉय अपने घर लेके जाए, और जिसके कारण वो सेविंग्स को यूज़ कर पाएँ अल्टीमेटली फ्यूचर पे, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे। देयरफॉर स्टैट्यूटरी PF कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ एम्प्लॉय विल बी रिड्यूस्ड। जो 10% था वो 12% तक अब किया गया है नेक्स्ट 3 months के लिए। CPSEs and state PSUs will however continue to contribute 12% as employed contribution। स्टेट PSUs जो होते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनको 12% मिलेगा कंट्रीब्यूशन। दिस स्कीम विल बी एप्लीकेबल फॉर वर्कर्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर 24% ऑफ सपोर्ट अंडर PM गरीब कल्याण योजना एंड इट्स एक्सटेंशन। जो PM गरीब कल्याण योजना के तहत भी नहीं आते उनको भी इनका लाभ मिल सकता है। दिस विल प्रोवाइड रिलीफ टू अबाउट 6 लाख इस्टेब्लिशमेंट कवर अंडर EFPO एंड अबाउट 4.3 सच एम्प्लॉयज़। ये रिलीफ जो है लगभग माना जा रहा है 6.5 लाख लोगों को EFPO के अंदर जिनके शेयर्स हैं उनको हेल्प करने में मदद करेगी, और 4.3 करोड़ एम्प्लॉय इससे बेनिफिटेड होंगे। दिस विल प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ 6750 करोड़ टू एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ ओवर 3 months। 6750 करोड़ तक का हेल्प मिलेगा एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉय को अगले 3, मतलब जो काम देता है और जो काम लेता है, दोनों को अल्टीमेटली इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है।
अगली चीज़ जो निकल कर सामने आई है दैट ₹30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFCs, HFCs, MFSIs। गवर्नमेंट विल लॉन्च ए 30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो 30,000 करोड़ का एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाने वाली है, जिसके अंडर इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन। प्राइमरी मार्केट के अंदर यानी कि जहाँ पर न्यू शेयर्स बाई होते हैं, न्यू सिक्योरिटीज़ बाई होती है, लेन देन होता है, और सेकेंडरी मार्केट यानी कि ओल्ड सिक्योरिटीज़ को ही फिर से बेचा या खरीदा जाता है। उसके तहत गवर्नमेंट 30,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने वाली है अंडर NBFCs, HFCs एंड MFCs। ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे आप नोट करिए। विल सप्लीमेंट RBI गवर्नमेंट मेजर्स टू ऑगमेंट। ये RBI और गवर्नमेंट के जो मेजर्स है उसको भी बूस्टअप करने का काम करेगा अलग से। एक बोलते हैं जैसे दो चक्के थे तो ये तीसरा चक्का भी आ गया, ऐसे भी बोल सकते हैं आप इसको। दिस विल प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट फॉर NBFCs, SFCs एंड क्रिएट कॉन्फिडेंस। ये मार्केट के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी लाएगा और जिसके कारण क्या होगा कि लोग पैसा लगाएंगे। ₹45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर NBFCs। एग्जिस्टिंग PGSE स्कीम के तहत जो कवर मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, इसके अलावा पार्शियल क्रेडिट गारंटी यानी कि 20% का जो लॉस है जो किसी भी NBFC को हुआ है वो गारंटर देगा या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा। गारंटर यानी कि जो गवर्नमेंट इंडिया होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक बिजनेस है NBFCs के तहत, और NBFCs के तहत आप जब काम कर रहे हैं तो आपको अगर 100 का लॉस भी होता है तो उसका 20 रुपया जो है वो गवर्नमेंट बियर करेगा, बाकी 80% आपको देने पड़ेंगे। दिस स्कीम विल रिजल्ट इन लिक्विडिटी ऑफ ₹45,000 करोड़। ये 45,000 करोड़ तक का लिक्विडिटी जनरेट कर सकता है मार्केट के अंदर। AA पेपर एंड बिलो इंक्लूडिंग अनरेटेड पेपर एलिजिबल फॉर इन्वेस्टमेंट। जिनका AA पेपर है या अनरेटेड पेपर भी है वो भी एलिजिबल है इन्वेस्टमेंट के तहत। ₹90,000 करोड़ लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कॉम्स। डिस्कॉम्स के तहत यानी कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं जो पावर देती हैं उनको भी 90,000 का इंजेक्शन दिया जा रहा है। इंजेक्शन इन द सेंस इकोनॉमी के अंदर जब कोई बूस्टअप, जैसे शरीर के अंदर आपको एक दवा लगानी पड़ती है जब आप बीमार पड़ते हैं इंजेक्शन के तौर पर, वैसे ही इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए इसको इंजेक्शन कहा जाता है, जिसके तहत 90,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के द्वारा डिस्काउंट्स में दिए जाएंगे। PFCs RSCs टू इन्फ्यूज़ लिक्विडिटी ऑफ ₹90,000 करोड़ टू डिस्कॉम्स अगेंस्ट रिसीवेबल्स। लोन्स टू बी गिवन अगेंस्ट स्टेट गारंटीज। स्टेट जब गारंटीज देंगी, जो स्टेट गारंटीज देंगी तो डिस्कॉम्स टू जिनोस, उनके तहत भी लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लिंकेज टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। डिजिटल पेमेंट फैसिलिटीज़ बाय डिस्कॉम्स फॉर कंज्यूमर्स। ये भी माना जा रहा है कि डिस्कॉम्स के तहत डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। लिक्विडेशन फॉर आउटस्टैंडिंग ड्यूज, यानी कि जो कर्ज है उसके तहत भी लिक्विडेशन दिया जाएगा ताकि वो इंटरेस्ट पे कर सके। प्लान टू रिड्यूस फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल लॉसेज। एक फाइनेंशियल ईयर के तहत जो उसके लॉसेस होते हैं, जो डेली ऑपरेशनल लॉसेस भी होते हैं, जैसे माल नहीं बिकता या कुछ, उसके तहत भी हेल्प किया जा सकेगा। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जनरेशन कंपनीज विल शेल गिव रिबेट टू डिस्कॉम्स। इसके अलावा जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के अंदर जो कंपनीज़ हैं वो भी रिबेट देना चाहेंगी जो डिस्कॉम्स कंपनीज़ हैं उनको। फ्रेंड्स, एक और चीज़ जो इसमें निकल कर सामने आ रही है दैट रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ अप टू 6 months without cost to contractor to be provided to all central agencies like railways, Ministry of Road Transport, highways, central bank works deposit etc. covers construction works and services contract। गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो पार्शली बैंक गारंटीज़ को रिलीज़ करेगी और 6 महीने तक का गारंटी को एक्सटेंड किया गया है, जिसके तहत उनको कैश के अंदर ईज फ्लो मिल सके। और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या जो भी गुड्स वर्कर्स है जो रोड ट्रांसपोर्ट के तहत काम करते हैं, सेंट्रल पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर है, इसके अलावा रेलवेज़ के अंदर है, उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो इससे। फ्रेंड्स, अब आपको एक बात और समझनी ज़रूरी है दैट द एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन रेट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अंडर RERA के तहत जो भी रजिस्ट्रेशंस होते थे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के, उनकी डेट को भी बढ़ाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि एडवर्स इम्पैक्ट ड्यू टू कोविड एंड प्रोजेक्ट स्टैंड द रिस्क ऑफ डिफॉल्टिंग RERA टाइमलाइंस। ये टाइमलाइन जो है रियल एस्टेट सेक्टर में जितने भी काम होते हैं उनके टाइमलाइंस को बढ़ा सकता है, और इसलिए जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं और कंप्लीशन की डेट्स है उनको भी एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली काम रुका हुआ है सारे सेक्टर्स में। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विल एडवाइज स्टेट यूटीज़ एंड द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, जो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स की फैसिलिटीज़ देती है, उसके तहत भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को ये कहा जाएगा कि ट्रीट कोविड-19 एज एन इवेंट ऑफ फोर्स मेजर अंडर RERA। फोर्स मेजर का मतलब होता है कि जब कोई आपदा आती है, आपदा के तहत इसको ट्रीट किया
जाए अंडर RERA सेक्शन के तहत। एक्सटेंड द रजिस्ट्रेशन कंप्लीशन डेट अप टू बाई 6 months एंड ऑल रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स एक्सपायरिंग एज ऑन आफ्टर 25 March 2020। 6 महीने तक की रजिस्ट्रेशन डेट को बढ़ाया जाए। कंप्लीशन प्रोजेक्ट को जो 25 मार्च के बाद शुरू हुई है उनको अभी इंडिविजुअल एप्लीकेशंस पे भी बढ़ाया जाए। इसके अलावा रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में एक्सटेंड फॉर अनदर पीरियड ऑफ अप टू 3 months। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है जो साइन अप करती हैं, जो परमिशन देती हैं, उनको भी 3 महीने तक की छूट मिली है। इसके अलावा इशू फ्रेश प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स ऑटोमेटिकली विद रिवाइज टाइमलाइंस। अगर आप इसके बाद किसी भी प्रोजेक्ट को इशू करते हैं अंडर RERA तो आपको रिवाइज गाइडलाइंस के साथ इशू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट 5 साल में बनने वाला था तो अल्टीमेटली अब वो 6 साल में या जितना भी वो टाइम लग सकता है उसको बढ़ाकर रिलीज़ किया जाए। एक्सटेंडेड टाइमलाइंस फॉर वेरियस स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस अंडर RERA कंकरेंटली। इसके अलावा टाइमलाइंस भी निर्धारित की गई हैं कि किसके तहत ये काम होगा। These measures will de-stress real estate developers and ensure completion of projects so that home buyers are able to get delivery of their booked houses with new term lease। इसके तहत क्या होगा कि जो घर बनाने वाले हैं उनको बेनिफिट मिलेगा काम कंप्लीट करने में, और जिन्होंने अपना घर किराए पे बुक किया है उनको भी आसानी होगी कि उनका पैसा डूबा नहीं, उनका बिल्डिंग कंप्लीट होगा, एक न एक दिन उनको घर मिलने वाला है। इसके अलावा एक और चीज़ जो इससे निकलकर सामने आई है दैट ₹50,000 crore लिक्विडिटी थ्रू TDS एंड TCS डेट रिडक्शन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर फंड्स एट द डिस्पोजेबल ऑफ टैक्स पेयर्स। द रेट्स ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज फॉर नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट्स मेड टू रेसिडेंट्स एंड रेट्स ऑफ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स फॉर द स्पेसिफाइड रिसिप्ट शैल बी रिड्यूस्ड बाई 25% ऑफ एग्जिस्टिंग रेट्स। जो नॉन सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं जिनको TDS और TCS का पेमेंट कट के मिलता था उनको 25% तक की छूट मिल गई है एग्जिस्टिंग रेट्स के तहत, जिसके कारण क्या हुआ है कि वो ज़्यादा पैसा घर ले जा सकेंगे। इससे फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्या होने वाला है वो आप समझिए कि पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज, इनके तहत जो भी एलिजिबल है जिनको पेमेंट करना है कॉन्ट्रैक्टर को, प्रोफेशनल फ़ीस देनी है किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशनल को, इंटरेस्ट देना है, कहीं रेंट देना है, किसी को ब्रोकरेज देना है, वो इस योजना के तहत अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, जिसके क्योंकि जितना कम TDS रेट लगेगा उतना ज़्यादा वो पैसा घर ले जा सकेंगे। दिस रिडक्शन विल बी एप्लीकेबल फॉर रिमेनिंग फिजिकल ईयर 2021 में ये लगने वाला है और ये 13 तारीख से ही एप्लीकेबल हो चुका है। 31 मार्च 2021 तक इसको लगाना पड़ेगा बाकी संस्थाओं को। दिस मेजर विल रिलीज लिक्विडिटी ऑफ ₹50,000 crore। ये मेजर जो है लिक्विडिटी यानी कि कैश फ्लो जो है उसको 50,000 करोड़ तक मार्केट में बढ़ाने का मादा रखता है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स मेजर्स क्या लिए गए हैं? ऑल पेंडिंग रिफंड टू चैरिटेबल ट्रस्ट एंड नॉन कॉर्पोरेट बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP एंड कोऑपरेटिव शेल इशूड इमीडिएटली। जो भी रिफंड्स होने वाले थे चैरिटेबल ट्रस्ट को, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस को, प्रोफेशंस को, इंक्लूडिंग LLP या जो पार्टनरशिप में काम करते हैं जिनका खुद का दुकान है, उनको रिफंड वापस किया जाए तुरंत। इसके अलावा ड्यू डेट ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न्स विल बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 31 जुलाई 2020 एंड 31 अक्टूबर 2020 टू 30 सितंबर 2020 एंड 31 अक्टूबर। यानी जिनको 31 जुलाई तक अपना आय भरना था उनकी डेट को एक्सटेंड करके 30 सितंबर किया गया है, और जिनको 30 नवंबर को भरना था उनको 31 अक्टूबर तक भरना होगा। ध्यान से समझिए इसको। 31 जुलाई तक जिनको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना था उनको अब भरना होगा 30 सितंबर तक। उनकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीना बढ़ा दिया गया है। और जिनको 30 नवंबर तक का भरना था उनको अब 31 अक्टूबर 2020 तक भरना होगा। इसके अलावा अदर डायरेक्ट टैक्स मेजर्स जो इसके अलावा भी लिए गए हैं, डेट ऑफ असेसमेंट्स गेटिंग बेयर्ड ऑन 30 सितंबर 2020 एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर 2020। असेसमेंट की जो डेट्स होती हैं डायरेक्ट टैक्स मेजर्स में असेसमेंट ईयर के तहत उसको बढ़ाकर जो 30 सितंबर को होनी थी उसको 31 दिसंबर तक किया गया है। असेसमेंट ईयर में मेनली देखा गया है कि असेसमेंट्स के तहत जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आप पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, जो आपका सैलरी है या जो सैलरी शीट है या जिस हिसाब से आपका इनकम है उसको आप किस हिसाब से शो करते हैं, तो उस कैलकुलेशन को, उस असेसमेंट को एक्सटेंड कर दिया गया है
आप जो जो भरना था, जो आपको 30 सितंबर तक भरना था, वो आप 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। इसके अलावा जो बेयर्ड ऑन 31 मार्च तक जो लास्ट डेट होती थी किसी भी ईयर की, उसको 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। यह बहुत ही राहत की बात है, क्योंकि अल्टीमेटली कागज़ पत्र को तैयार करने में टाइम लगता है, और इस मंदी भरे दौर में एक तो पैसा नहीं, ऊपर से कागज़ के बाद भी कौन करेगा। तो यह बहुत अच्छी बेनिफिट मिली है। इसके अलावा पीरियड ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम फॉर मेकिंग पेमेंट विदाउट एडिशनल अमाउंट विल बी एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर 2020। विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जो एडिशनल चार्जेस जो लगते होंगे या पेमेंट डिले में, वो नहीं लगने वाले। बिना किसी एडिशनल चार्ज के आप असेसमेंट ईयर्स में अपना आयकर रिटर्न या फिर इसके अलावा जो आप इनकम टैक्स भरने वाले थे उसमें भी आपको रियायत मिलने वाली है। दोस्तों, इन सब बातों से हमने क्या सीखा, यह आपको मैं समराइज़ करके बता दूं। चाहे आप लघु उद्योग करने वाले हों, चाहे आप बड़े उद्योग करने वाले हो, चाहे आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप दुकानदार हो, चाहे आप लेबरर्स हो, चाहे आप मिडिल क्लास हो, चाहे आप अपर क्लास हो, इसके अलावा आप इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आप कोई प्रोफेशन में हो, आप स्टॉक मार्केट करते हो, आप ट्रेडिंग करते हो, आप कुछ भी करते हो, आप स्टूडेंट हो, आपको यहाँ पर यही समझना ज़रूरी है कि इनके तहत होगा क्या कि अल्टीमेटली ये बूस्टअप करेगा, सबके हाथ में पैसा पहुँचाएगा। एक चीज़ यहाँ पर विवादास्पद जो निकल कर सामने आई है कि जैसे ही इन पे लॉन्च हुआ है तो लोगों ने ये कहा कि इतना ज़्यादा कर्जा लेने के लिए कहा जा रहा है लोगों को, तो इससे तो अल्टीमेटली उनके ऊपर बर्डन बढ़ेगा। एक तो उनका सेल्स हो नहीं रहा है, सेविंग्स है नहीं, और ऊपर से वो और पैसा लेंगे तो और ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर बनेगा। तो एक बात आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि वेनेजुएला का एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जब भी आप किसी इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा कर्जा रिलीज़ करते हैं, आप हाथ में ज़्यादा पैसे देते हैं फ्री में, तो उससे अल्टीमेटली पैसा जो है वो भुगतान होता नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली जब लोगों के पास पैसा कर्ज के तौर पर जाता है तो अल्टीमेटली वो ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारा, वो उसको चुकाने का भी प्रयत्न करेगा, और जिससे इकोनॉमी में एक बूस्टअप मिलेगा कि मुझे पैसे चुकाने हैं तभी वो आएगा। नहीं तो होगा क्या है कि फ्री में आपने किसी को पैसा दिया, आपने आमतौर की ज़िंदगी में आपने किसी को पैसा दिया काम करने के लिए, तो वो काम करने लगा, अचानक से होता क्या है कि वो फ्री का समझ के उसको उड़ा भी देता है, जिस काम के लिए उसको दिया जाता है वो काम करता नहीं है। तो जिससे क्या होता है कि वो बेनिफिट ले नहीं पाता है, वो जो बेनिफिट इकोनॉमी को रिवाइवल करने चल वो ले नहीं पाता है, वो उसका पर्सनल बेनिफिट हो जाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एज ए कंट्री इस चीज़ को सोचा है, ना कि एज एन इंडिविजुअल। तो आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए। थैंक यू गाइज़, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।